साहब ऐसा है कि घर में नहीं है खाने को दाने और दूसरों के घर लगे आग लगाने। हरियाणा में क्या था विश्लेषण आपका जी? 2024 में क्या था विश्लेषण जी आपका विश्लेषण क्या था महाराष्ट्र के चुनाव में, जरा बताइए जी। तो मैं आपके विश्लेषण सही नहीं होते, आप अपनी वस्तुस्थिति का विश्लेषण करने के बदले अपने मन की बात को प्रस्तुत करते हैं एक प्रवक्ता के रूप में, और मैं आपके विश्लेषण पर हाँ जी हाँ करूं। ये वही आशुतोष थे जो उद्धव ठाकरे में बाला साहब की विरासत देखते थे। मजेदार बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक बनकर के यहाँ बैठते हैं, लेकिन इनको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, तो ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का दावा नहीं किया जा रहा? यह महत्वपूर्ण सवाल है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि शिवसेना को तोड़ दिया जाए, शिवसेना को तोड़ दिया, लेकिन शिवसेना को खत्म नहीं कर पाए। जो लोग कल तक विश्लेषक के रूप में बैठकर ये संविधान का नैरेटिव इतना स्ट्रांग है, राहुल गांधी इज बैक, हरियाणा में आंधी तूफान सुनामी चल रही है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन यानी महायुति को जनता का प्रचंड जनादेश मिला है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के लिए किसी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी से बनेगा। इन सब के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राजभवन पहुंचकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे ने कहा, जो मोदी जी और अमित शाह जी तय करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। हालांकि सीएम पद पर देवेंद्र फडणवीस की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है और महायुति के साथी दल भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अपनी सहमति जता चुके हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंडेट के आधार पर फैसला हो। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, मैं उसको कहता हूं कर्नाटका पार्ट 2। आपको याद होगा कर्नाटका विधानसभा के चुनाव हुए, डीके शिव कुमार सिद्धरमैया के बीच में जमकर जोर आजमाइश हुई, जमकर रस्साकसी हुई और ये हुआ कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कई दिनों तक रस्साकसी चलती रही। अंत में दिल्ली दरबार में बुलावा आया और सोनिया गांधी को इंटरवीन करना पड़ा। तब जाके कई दिनों के बाद यह फैसला हो पाया कि सिद्धरमैया जो है मुख्यमंत्री बनेंगे और डीके शिव कुमार जो है वो पार्टी के डिप्टी सीएम बनेंगे। यहां प्रश्न इस बात को लेकर यह कि भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र के अंदर शानदार विजय जीकर आई है, 89% जिसका स्ट्राइक रेट है, जिसके पास 133 विधायक है और 11 विधायकों की कमी है, और वो जब चाहे तब बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर अपने बल पे सरकार बना सकती है, अपने बल पे सरकार बना सकती है। तो ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का दावा नहीं किया जा रहा? यह महत्वपूर्ण सवाल है। और महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि शिवसेना को तोड़ दिया जाए, शिवसेना को तोड़ दिया, लेकिन शिवसेना को खत्म नहीं कर पाए। उल्टे एकनाथ शिंदे के तौर पर एक नई शिवसेना मजबूती के महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अपने आप को पुनः एस्टैब्लिश कर देती है। यानी बीजेपी जो चाहती थी कि बाला साहब ठाकरे की लेगेसी खत्म हो जाए और हिंदुत्व का जो स्पेस जो शिवसेना ले रही है, उस स्पेस को पूरी तरीके से कब्जा। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में तब तक बीजेपी अपने सरकार नहीं बना पाएगी जब तक कि शिवसेना का जो हिंदुत्व का स्पेस है वो अपने कब्जे में नहीं लेती। ये वो पहेली है जिस पहेली को उनको सुलझाना है। अगर आज मान लीजिए कि बीजेपी जल्दबाजी में कोई फैसला करती है और फैसला करके वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना लेती है, उधर एकनाथ शिंदे ऐलान कर देते हैं कि हम इस गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, तो शिवसेना पुरानी ताकत के साथ एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उद्धव ठाकरे के लोग एकनाथ शिंदे के साथ नहीं मिलेंगे। देखिए जो असली सवाल है उसको हम समझने की कोशिश करें कि जिस शिवसेना को बीजेपी खत्म करना चाहती थी, आज वो शिवसेना ज्यादा पावर के साथ, और मैं फैक्ट के आधार पर, डेटा के आधार पर आपको बताऊं, 2019 के लोकसभा के विधानसभा के शिवसेना को 56 सीटें मिली थी और कुल वोट पर 16.41। आज की तारीख में शिंदे ग्रुप के पास 57 एमएलए, उद्धव ग्रुप के पास है 20 एमएलए, यानी 77 एमएलए आज की तारीख में शिवसेना वोट बैंक के हैं या शिवसेना सोशल बेस का है। और टोटल जो उनका वोट शेयर है वो बढ़ के हो जाता है दोनों का कंबाइंड 22.34। यानी 2019 के मुकाबले में शिवसेना नाम की जो आइडेंटिटी है, जो अस्मिता है, उसको 6% वोट का फायदा होता है और सीटें बढ़ती है 21। बीजेपी 133 सीट लेने के बाद भी सिर्फ 1% का वोट अपना बढ़ा पाती है, यानी 25.75% से बढ़ा के 26.77। अब 3-4 और 26.77 अगर आप जक्स्टापोज करिए तो इसका मतलब ये कि आने वाले समय में 30 सेकंड बाकी है मेरे पास। सेना है ये मजबूती के साथ खड़ी हो गई है। चलिए, ये बीजेपी के लिए हिंदुत्व के स्पेस में बड़ा चैलेंज थ्रो कर सकती है अगर उसको इग्नोर किया गया। शहजाद कोई जल्दबाजी क्यों नहीं है आपको?
पूरा बहुमत आपको मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी 137 सीटों पर पहुंच चुकी है, 133 आपकी, आपके सहयोगी छोटी पार्टियों की मिलके 137 सीट्स, बस 8 सीटें आप कम है। आपके बलबूते पर पूरा बहुमत भी आपको पा सकते हैं, लेकिन फिर भी समय ले रहे हैं, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। खबर यह आ रही है, किस तरीके से देखें हम इसको? साहिल जी देखिए, जल्दबाजी का काम तो शैतान का होता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस जिसकी एक पार्टी की सरकार हिमाचल में बनी, 1 महीना लग गया कैबिनेट बनाने में। कर्नाटका में एक पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, उसमें उनको 1 हफ्ता लग गया तय करने में। कांग्रेस पार्टी को तो 8 अक्टूबर को, आप शायद होंगे हमारे साथ, हरियाणा के नतीजे आए थे, अभी तक कांग्रेस ने सीएलपी तय नहीं किया है, मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए। और आज एक चीज मैं बोलूं साहिल जी, ये आपने ठीक नहीं किया, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको पता है कि ये तीनों पार्टियां जो एमवीए की, उनको एलओपी की हैसियत भी नहीं दी जनता ने, पर आपने आज तक के पैनल पर भी उनको रखने की हैसियत नहीं रखी। गजब बेइज्जती है। आज एक भी ना मुझे शरद पवार जी की पार्टी का दिख रहा है, ना मुझे कांग्रेस पार्टी का दिख रहा है, ना मुझे कोई पैनलिस्ट उनके वो नकली सेना का दिख रहा है। तो मतलब कि एलओपी पद जाने के बाद साहिल जोशी के शो का भी पद चला गया। इतनी बुरी हार हुई है, ये कम से कम आज तक ने बता दिया। और देखिए, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए अपने संगीत रागी है आशुतोष है, मैं है, हम लोग अक्सर 5 बजे आते थे, तो यहाँ पे एक एंकर थी, यहां पर एक एंकर थी चित्रा करके, चित्रा त्रिपाठी, बहुत अच्छी हमारी बहन है। चित्रा गई, उसके बाद थोड़े दिन अंजना आई, फिर उसके बाद थोड़े दिन श्वेता आई, फिर महाराष्ट्र का चुनाव आया तो साहिल आया। तो अब साहिल के बाद कौन आएगा हम पूछते हैं क्या? देखिए ना कैसे चीजें बदलती है। जो लोग कल तक विश्लेषक के रूप में बैठकर ये संविधान का नैरेटिव इतना स्ट्रांग है, राहुल गांधी इज बैक, हरियाणा में आंधी तूफान सुनामी चल रही है, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में 1 वोट मराठा का बीजेपी को नहीं मिल रहा, ऐसे एंकर्स भी थे, आपके साथ बैठे हुए एंकर थे। मराठवाड़ा में 1 वोट नहीं मिल रहा था भाजपा को, मुश्किल था उनको देखने के लिए। आज उनका 180 डिग्री टर्न होकर वो बोलने लगे हैं कि भाजपा को ऐसे करना चाहिए, भाजपा को वैसे करना चाहिए। साहब ऐसा है कि घर में नहीं है खाने को दाने और दूसरों के घर लगे आग लगाने। अरे भाई साहब आशुतोष जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, पर आपका पिछला कौन सा विश्लेषण था वो जो सही आया वो बता दीजिए। हरियाणा में क्या था विश्लेषण आपका जी? 2024 में क्या था विश्लेषण जी आपका? आपका विश्लेषण क्या था महाराष्ट्र के चुनावों में, जरा बताइए जी। तो मैं आपके विश्लेषण सही नहीं होते, आप अपनी वस्तुस्थिति का विश्लेषण करने के बदले अपने मन की बात को प्रस्तुत करते हैं एक प्रवक्ता के रूप में, और मैं आपके विश्लेषण पे हाँ जी हाँ करूं। और जो दिख रहा है, जेएमएम ने कांग्रेस को खड़ा कर दिया, उद्धव सेना ने कांग्रेस को खड़ा कर दिया, टीएमसी ने कांग्रेस को खड़ा कर दिया, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे आशुतोष जी, कैसे बोलेंगे? आरएसएस के प्रवक्ता है संगीत रागी, ये दिख गया, पर अपनी भी पीठ देखा करो आशुतोष जी। पूरा चुनाव आपने भाजपा के खिलाफ एजेंडा चलाया। आज मैं आपसे बोलता हूं, कांग्रेस कहां खड़ी है उस पर जरा तो विश्लेषण करो। एलओपी की स्थिति नहीं बची, हरियाणा में 1 एलओपी बनाने की स्थिति में नहीं बचे, डेप्यूटी सीएम देने को तैयार नहीं है जेएमएम, टीएमसी बोल रही है एलओपी का पद छोड़ो राहुल। क्या बढ़िया था गुरु। एक तो ऐसा है कि मैं पार्टी का अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, हमारी पार्टी बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी है। ये निर्णय राष्ट्रीय प्रवक्ता के लेवल पर नहीं, ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड के लेवल पर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरी पार्टी कोई लीक होती हुई मशीन तो है नहीं कांग्रेस की तरह कि मेरी पार्टी में कोई चर्चा सोच विचार चल भी रही होगी तो मैं आकर आज तक के इतने बड़े शो पर, जिसका एंकरिंग आजकल आप कर रहे हैं, उस पर आकर मैं बोलूंगा नहीं सर यही थिंकिंग है वही थिंकिंग है। कुछ निर्णय जो होते हैं रणनीतिक और राजनीतिक, वो निर्णय मेरी पार्टी जब लेगी वो आपको अधिकृत रूप से कम्युनिकेट किया जाएगा, मेरे ही माध्यम से किया जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि बाला साहब ठाकरे की विरासत खत्म हो जाए। ये वही आशुतोष थे जो उद्धव ठाकरे में बाला साहब की विरासत देखते थे। मजेदार बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक बनकर के यहाँ बैठते हैं, लेकिन इनको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप ही लोग कहते थे कल तक कि उद्धव ठाकरे ही उनके वारिस हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ये गलत किया है, तोड़ा है पार्टी को। अरे भाई, आज आपको इनमें उनकी विरासत दिखने लगी है, हैरान करती है भाई। गजब बेइज्जती है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शहजाद पूनावाला और आशुतोष गुप्ता दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।